जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट लॉ रिसर्चर का एग्ज़ाम था और ये एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टाइम हुआ है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जो कमेटी थी उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक एग्ज़ाम होगा, वो फर्स्ट टाइम था। तो आपका जो है क्या एक्सपीरियंस रहा इस एग्ज़ाम के बारे में, ओवरव्यू जो है आपका क्या है? आई थिंक कि ये जो एग्ज़ाम था ना, ये पुराने सेट पैटर्न से भी काफ़ी ब्रीफ पेपर था कि इसमें लीगल प्रेसिडेंट्स जो करंट चल रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में और डिफरेंट तो आई थिंक कि काफ़ी अच्छा था पेपर। और आई थिंक मैं इसे दिल्ली हाई कोर्ट के पेपर, दिल्ली जो जुडिशरी एग्जामिनेशंस होते हैं काफ़ी हद तक उससे भी शायद थोड़ा एक अप लेवल था। अच्छा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जिस तरह से कॉन्सेप्ट में गए, सेक्शंस की डिटेलिंग में गए, क्योंकि मोस्टली जैसे होते हैं एमपी वगैरह के होते हैं या फिर यूपी वगैरह के होते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आते हैं कि सेक्शन पूछ लिया और इस सेक्शन में क्या, मतलब मोस्टली की बात कर रहा हूँ। बट इसमें अच्छा पेपर था कि मतलब आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो होता है कि सारे सेक्शंस टू द पॉइंट नहीं होते हैं, है ना। कुछ मेन सेक्शन होते हैं जो हमारे डेली लिटिगेशंस में यूज होते हैं, राइट। बट अपने को हमें एक जिस्ट पता होता है कि किस सेक्शन में क्या है, तो उस हिसाब से कि जिस हिसाब से पेपर आया है कि हम जिस्ट के अराउंड ही, तो मतलब अच्छा पेपर था, स्टेटस को के हिसाब से था पेपर, अच्छा था। और बेसिकली सिलेबस क्या है इसका? जैसे सिलेबस इसका मेनली वही तुम्हारे मेन, आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट निकालो। अब जैसे इनकी एक सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है SCC ऑब्जर्वर, आई गेस, तो उसे पढ़ना चाहिए कि मैं उसी के बेसिस पर करा था। और आई थिंक कि मेरा जो रीसेंट जजमेंट वाला पार्ट था ये काफ़ी अच्छा गया। हाँ, कि मैंने उसी बेसिस पे, जैसे इरिटेबल ब्रेकडाउन का था, एक आपका ये NCT और NCT ऑफ दिल्ली का आया था उसका, और एक नाथ शिंदे वाला केस था सुभाष देसाई वैसे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब तो आई थिंक कि SCC ऑब्जर्वर लोगों को पढ़ना चाहिए कि जजमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उससे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्योंकि आप इंटरप्रेट कर रहे हो ना, जो आपने स्टैट्यूटरी लॉ पढ़ लिया, आप उसे जजमेंट्स में जाकर इंटरप्रेट करते हो। तो अगर आप जजमेंट्स पढ़ोगे तो आपको उसकी एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज पड़ती है कि उस लॉ की आगे जाके एप्लीकेशन क्या है, आप उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे, और किस मतलब ऑब्वियसली रीजनेबल क्लासिफिकेशंस को लेके आर्टिकल 14 इस पर अच्छे क्वेश्चन थे। तो और सर इंग्लिश कंप्रेंशन को लेके क्या है? इसको लेके भी स्टूडेंट जो हैं बोल रहे हैं कि ये वो वाला इंग्लिश कंप्रेंशन नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट था। इसमें डिफरेंट इन द सेंस कि आई थिंक ऐसे ही होता है यार। इसमें तो ऐसा कोई डिफरेंट, हाँ अगर तुम इसे स्टेट PCS वगैरह के एग्जामिनेशन से कंपेयर करोगे तो शायद, मतलब ये बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड, मतलब बहुत इजी नहीं था इंग्लिश में। लैंग्वेज टफ थी, लैंग्वेज बहुत टफ थी। अब जिनके इन्होंने पैरा उठाए थे वे अमृत्य सेन के उठाए थे, BR अम्बेडकर सर की स्पीच उठाई थी, तो ऑब्वियसली यार वे तो उनकी स्पीच में से अगर पार्ट उठाओगे तो उनकी वोकैबुलरी, उनकी यूज ऑफ वर्ड्स, उनकी इंटरप्रिटेशन, वो अपने आप में टास्क है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऐसे ही होता है बस लाइफ में। सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? पहले से काफ़ी अलग था पेपर। पहले जैसे सेक्शन वाइज आया था, इस बार लॉ एप्लीकेबिलिटी और रीजनेबिलिटी पे आया था। तो ये काफ़ी अच्छा गया। अगर पहले टाइप का आता तो ज़्यादा मुश्किल पड़ती। अच्छा, और किस प्रकार का सिलेबस था? सिलेबस वो था कॉन्स्टिट्यूशन जनरल, हाँ, IPC, हाँ। CRPC, CPC, एविडेंस। और क्या टिप्स है जो स्टूडेंट अभी आने वाले टाइम में देंगे, क्योंकि अब ये वाला जो एग्ज़ाम है लगभग हर साल कंडक्ट होगा, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए? जनरल जो लॉ जो कॉलेज में चलता है सिलेबस, हाँ, उसकी डीप नॉलेज पे ही है। अच्छा, ऐसा कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है, बस इन सारे लॉज की ऊपर नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, इनको अप्लाई करना आना चाहिए। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच।